Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Chikisai, I am Mansi Verma, and in this video we are going to discuss the economics paper of class 12. It was held on 19th of March 2022. Set number is J794. In this paper we are going to see the paper pattern, means which type of questions you are going to get in your exams, and answers of the multiple choice questions. Let us see. First one is question 1. Complete the correlation. Macroeconomics इनकम थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ प्राइस थ्योरी। मीन्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करती है, वो इनकम थ्योरी को स्टडी करती है, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो प्राइस थ्योरी को स्टडी करती है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कंट्री लेवल पे होती है, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्मॉल लेवल पे होती है। सेकेंड वन इज डायरेक्ट डिमांड, फूड एंड मोबाइल्स, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डिमांड, लैंड एंड लेबर। हियर यू हैव टू राइट द वर्ड इनडायरेक्ट डिमांड। थर्ड वन इज perfectly elastic demand. This is the elasticity. ED is equal to unitary elastic demand. Fourth one, output method, product method. Here you have to write the word income method, factor, cost method. That is already written. You have to fill this income method. Last one, fifth, personal income tax. Here you have to write the word direct. पर्सनल इनकम टैक्स इज विच टाइप ऑफ टैक्स, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। आपका बी, क्वेश्चन 1 का बी पार्ट है। ये ऑप्शनल थे आपके 5 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने थे, एंड इफ यू विल डू 5 देन यू विल गेट 5 मार्क्स। बी, गिव इकोनॉमिक टर्म्स। इनके लिए आपको इकोनॉमिक टर्म देनी है। Additional utility derived by a consumer from an additional unit consumed, that is called marginal unity. Price being constant, demand falls due to unfavorable change in other factors, that is decrease in demand. It means unfavorable factors की वजह से अगर डिमांड गिर गई है लेकिन प्राइस कांस्टेंट है तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। Period in which all factors of production are available, that is called long run period. The gross market value of all final goods and service, that is called GDP. Goods and service produced within the domestic territory of a country during a period of a year, that is called GDP, gross domestic product. C, whole economy is studied in macroeconomics. मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करती है, ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी। क्या क्या इंक्लूड है इसमें, इन्फ्लेशन, ग्रोथ रेट, जीडीपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, द डिमांड कर्व इज स्टीपर। स्टीपर कब, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लेस देन द परसेंटेज, मीन्स जब बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब जैसे प्राइस तो बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है, इस तरीके से। मतलब स्टीपर मीन्स बहुत ज़्यादा चढ़ाव या बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव। द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू प्रमोट सेल्स, दैट इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट। द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू प्रमोट सेल्स इज सेलिंग कॉस्ट इन इकोनॉमिक पार्लेंस। बजट दैट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रेसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें रेवेन्यू रेसिप्ट भी हो, मतलब कितना आया और कितना गया, वो सब किस में हम करते हैं, रेवेन्यू बजट में। किस में स्टडी करते हैं, रेवेन्यू बजट में। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग देम टू अनदर कंट्री इज कॉल्ड एंट्री पोर्ट ट्रेड। और ये किस में आपको मिलेगा, टाइप ऑफ फॉरेन ट्रेड आप स्टडी करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। नेक्स्ट है आपका डी, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। ये भी आपके चॉइस वाले हैं, तो इसका है बोथ स्टेटमेंट्स ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसी में से है, मैंने आपको करेक्ट करके इधर लिख दिया है। सेकेंड वाला है आपका असर्शन ए, विद राइजिंग, दिख रहा है क्या, हाँ, विद राइजिंग प्राइस सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स। रीजनिंग आर, सेलर अर्न्स मोर प्रॉफिट एट हायर प्राइस। ऑप्शंस, तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजनिंग आर इज ट्रू। इधर लिख दिया गया है। Move on to the next question. Assertion A, index number considers all factors. Reasoning, index number is based on samples. Options क्या है,
assertion A is false but reasoning R is true। और ये किस में, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कौन से कॉन्सेप्ट में मिलेगा, ये आपको मिलेगा इंडेक्स नंबर में। यू विल स्टडी इंडेक्स नंबर, देन यू विल फाइंड आउट द रीजन कि व्हाट डज इंडेक्स नंबर, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट इंडेक्स नंबर। फोर्थ assertion, money market economizes use of cash। reasoning, money market does not deal with the financial instruments that are close substitute of money options। assertion A is true but reasoning R is false। A। और ये किस में मिलेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्या है इसका, मनी मार्केट इन इंडिया। जब आप मनी मार्केट इन इंडिया स्टडी करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और मनी मार्केट इन इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको एक बार आप गो थ्रू करके जाएं। assertion A, international trade leads to division of labor and specialization। reasoning R, India's national trade is not increasing options। ये रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड में आपका कॉन्सेप्ट है इसका, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। आप रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड स्टडी करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। assertion A is true, reasoning R is false। ऑप्शन A is the correct solution। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन 2 है आपका, 6 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और जब 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर 100 वर्ड्स में नहीं लिखा जाता, मैक्सिमम 25 to 30 वर्ड्स में, यानी कि 25 to 30 वर्ड्स में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आंसर करना है। जैसे कि आशा कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ ए पर्टिकुलर फर्म। ये कह रहा है आइडेंटिफाई करो और एक्सप्लेन करो फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको पीछे भी बताया था वो स्मॉल लेवल पे करती है और मैक्रो जो है वो कंट्री लेवल पे। दूसरा है रमेश की डिमांड फॉर साल्ट रिमेंड अनचेंज इन स्पाइट ऑफ 10% राइज इन इट्स प्राइस। मतलब नमक के प्राइस में 10% की इंक्रीज़ हो गई तो भी जो रमेश की डिमांड थी मतलब साल्ट की, वो उतनी ही रही, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये क्या है, ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। इसका मतलब है नो इम्पैक्ट है किस पे, क्वांटिटी और डिमांड पे। यानी कि मतलब देखो जैसे मिल्क और साल्ट है, ये क्या है रेगुलर डिमांड में रहते हैं। जो चीज़ें हैं वो कंसिस्टेंट डिमांड में रहती है जिसके बिना इंसान का काम नहीं चल सकता। उन चीज़ों के अगर प्राइस में, जैसे शुगर है, थोड़ा बहुत अगर अप एंड डाउन होता है तो उससे उसकी डिमांड पे फ़र्क नहीं पड़ता। Out of 4,000 kgs of rice, the farmer offered to sell 1,000 kg of rice in the market at ₹40 per kg। This is called supply। जब कोई भी फार्मर या कोई भी सेलर जिसके पास कोई प्रोडक्ट है उसे मार्केट में एक लिमिटेड टाइम के लिए अपने अमाउंट पे बेचना चाहता है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। Shobha collected data regarding the money value of all final goods and service produced in the country for the financial year 2019-20। शोभा ने सारा डाटा कलेक्ट किया मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स की, जो फाइनल गुड्स थे उनकी मनी वैल्यू के बारे में, सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो ये क्या है, नेशनल इनकम में आएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, नेशनल इनकम। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सप्लाई। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। और ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और लास्ट वाला है आपका लकी डिपॉजिटेड है लमसम अमाउंट ऑफ ₹1 लाख इन द बैंक ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये है फिक्स डिपॉजिट। जब आप कोई भी अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उसको आप बीच में निकाल सकते हैं अगर आपको नीड है तो, लेकिन वो फिक्स डिपॉजिट कहलाता है, उस पर बैंक थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट देती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन टू का ये ए पार्ट था। अब क्वेश्चन 2 का ही बी पार्ट है, डिस्टिंग्विश एनी 3। ये 6 मार्क्स का है। ये भी आपको 2 to 3 लाइन्स में इसका आंसर करना है, यानी कि अराउंड 25 to 30 वर्ड्स में भी ही आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है, न कि पूरा पेज भर देना है। पहला वाला है स्लाइसिंग मेथड एंड लंपिंग मेथड। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना है। और जब भी कोई डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा ऐसे लाइन लिखना, एक तरफ दूसरा लिखना, जैसे स्लाइसिंग मेथड है और दूसरी तरफ लिखना लंपिंग मेथड, और ऐसे पॉइंट वाइज इनका आंसर करना। 2 मार्क्स का है तो 1 या 2 पॉइंट लिखे तो भी चलेगा। इस तरीके से आपको करना है दोनों साइड में। तो ये सारे क्वेश्चन उसी तरीके से आपको करना है। ये आपके थ्योरी क्वेश्चन है, आपको बुक से मिल जाएंगे। क्वेश्चन 3 पे आते हैं, आंसर दी फॉलोइंग एनी 3, एक्सप्लेन दी स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्या है, आपका 12 मार्क्स का है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और 3 एनी 3 आपको करने हैं, यानी कि एक आपको ऑप्शन में दिया गया है। 4 में से जो आपको अच्छे से आता है वो कर लो। 12 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन करने में हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ये थोड़ा सा अच्छे से 60 to 70 वर्ड्स में इसका आंसर करें आप आराम से। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप बताना है। मोनोपोली के 4 फीचर्स बताने हैं।
यूटिलिटी को इलेबोरेट करना है, 4 फीचर्स यूटिलिटी के। 4 प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एस्टिमेशन, नेशनल इनकम का अनुमान लगाने में क्या क्या प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ आती है, उनमें से कोई भी 4 डिफ़िकल्टीज़ लिखो। और देखो पुराने लास्ट ईयर के पेपर्स में से हर पेपर में आया है, OCM में भी आया है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में भी और OCM में भी। इसलिए आप पुराने साल का जो ये पेपर है इसे ज़रूर देख के जाए, इसमें से क्वेश्चंस रिपीट होगा ही होगा। लास्ट ईयर के पेपर में से हर साल क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन द रेशियो मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी, यानी कि 5 दिए गए हैं, उसमें 5 में से आपको 3 करने हैं, यू हैव टू लीव द 2, और एक के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट विद रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ये कितने दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं और 3 करने हैं आपको इसमें से, और यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे। और क्या करना है, आपको पहले तो रीज़न बताना है कि आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग आप अगर एग्री करते हो तो ऐसे करेंगे, येस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, और उसके आगे आप एग्री क्यों करते हैं उसके रीजंस आपको बताने हैं। थ्योरी क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखो जीडीपी निकालनी है, जीडीपी निकालना बहुत आसान है। जीडीपी देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है, कंजप्शन भी दिया है, इन्वेस्टमेंट भी दिया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी दिया है, नेट एक्सपोर्ट भी दिया है और डेप्रिसिएशन भी दिया है। यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। जीडीपी इज इक्वल टू, देखो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस ये नेट एक्सपोर्ट, तो 800 प्लस 700 प्लस 400 प्लस यहाँ पे क्या किया है हमने, नेट एक्सपोर्ट, जो कि हमारा माइनस में है। तो हमारा क्या आया है, इज इक्वल टू ₹1750 करोड़। ऐसे ही आपको एनडीपी यानी कि आपको जीडीपी कैलकुलेट करनी है, और एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो एनडीपी क्या है हमारी, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी आपकी कितनी निकली है, 1750 करोड़। तो सेम 1750 करोड़ को हमने यहाँ पे पुट किया है, माइनस उसमें से डेप्रिसिएशन किया है। तो डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, 100 करोड़ रुपीज़ है। तो हमारी वैल्यू कितनी बची, 1650 करोड़, 1650 करोड़ रुपीज़। ये हमने कुछ नहीं किया है, बस इन तीनों को ऐड करके उसमें से 150 को लेस कर दिया है। 150 लेस करने के बाद ये वाली वैल्यू बची है 1750 करोड़ रुपीज़ की, और उसमें से हमने 100 करोड़ रुपीज़ का डेप्रिसिएशन माइनस करके 1650 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमारी एनडीपी निकाल ली है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये क्वेश्चन आना भी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स में। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख के जाए कि जीडीपी कैसे निकालनी है और एनडीपी कैसे निकालनी है, एंड इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ। तो देखो ये क्या है, आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, ये आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, ये आपका रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है, और ये आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम आया हुआ है और आता भी है, तो आप ये देख के जाएं एक बार, बहुत ईजी, आपको सिर्फ नाम लिखने हैं उनके। उसके बाद एक ये पैराग्राफ दिया गया है, इसी में आपको कमर्शियल बैंक्स एक्ट एज इंटरमीडियरीज इन द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम टू ब्रिंग द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स टुगेदर। दे आर प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यू टू बैंक नेशनलाइजेशन इन 1969 देयर वॉज इंक्रीज इन लोन डिसबर्समेंट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज. Agriculture and retail traders started getting more loans. Those sectors which were not getting loans before 1969 started getting loans in post-nationalization period. After nationalization of bank branch expansion took place, there has been diversification in the functions of banks. Commercial banks are providing different types of services like safe deposit lockers, demat facility, internet banking, mobile banking, etc. तो जैसे आपने इंग्लिश के पेपर में देखा होगा ना, आपको एक अनसीन पैसेज मिलता है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनके आंसर्स आपको अनसीन पैसेज में से फाइंड आउट करने होते हैं। इन द सेम वे दिस क्वेश्चन इज गिवन टू यू, और ये क्वेश्चन जो है आपका कितने मार्क्स का है, लेट मी टेल यू, 8 मार्क्स में 3 क्वेश्चन करने हैं। ये आपका 4 मार्क्स का है, यानी कि 4 मार्क्स पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। आपको अनसीन पैसेज में से ये आंसर ढूंढने हैं। पहला है राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन। तो ये पीछे अनसीन पैसेज में दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। इंक्रीज इन लोन डिसबर्समेंट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज एंड एग्रीकल्चर एंड रिटेल ट्रेडर्स गेट मोर लोन्स नाउ। ये देखिए आपके पैसेज में, ये रहा पहला, यहाँ से
इंक्रीज इन लोन डिसबर्समेंट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, और दूसरा है आपका एग्रीकल्चर एंड रिटेल ट्रेडर्स स्टार्टेड गेटिंग मोर लोन्स। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको देखिए पैराग्राफ में से ही मिल गया, इंक्रीज इन लोन डिसबर्समेंट, और दूसरा बेनिफिट है एग्रीकल्चर एंड रिटेल ट्रेडर्स स्टार्टेड गेटिंग मोर लोन्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, राइट वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। बैंक कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस, जैसे कि सेफ डिपॉजिट, लॉकर्स, डीमैट फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एट्सेट्रा, और मैंने यहाँ लिख भी दिया है आपके लिए। थर्ड वाला है राइट योर ओपिनियन अबाउट दी अबव पैसेज। ओपिनियन लिखनी है अबव पैसेज के, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए आपको समरी लिखनी है। 2 मार्क्स का है, तो जो ये पैसेज आपको दिया गया है इसी में से थोड़ा थोड़ा आप ब्रीफ में करके लिख दो। 2 मार्क्स के लिए मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, 25 to 30 वर्ड्स क्या है सफिशियंट है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो इसी पैराग्राफ को आपको रीड करके और उसमें से 25 to 30 लाइन्स आप लिख दें आंसर में, तो आपका 2 मार्क्स का, यानी कि ये 4 मार्क्स आपके पूरे के पूरे फिक्स है, इसमें से आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा अगर आप ध्यान से लिखेंगे। उसके बाद है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल एनी 2। ये 16 मार्क्स का है, आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 का आंसर करना है आपको, एक आपको ऑप्शन में दिया गया है, और डिटेल है ये 6 यानी कि 8 मार्क्स का है, आपको एक क्वेश्चन के लिए 8 मार्क्स मिलेंगे, तो इसको डिटेल में आंसर लिखना है। थ्योरी क्वेश्चन है तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक से ही मिल जाएगा इजीली। होप यू लाइक दिस पेपर। मैंने पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर आपको क्लियर कर दिया है। ये 2022 का पेपर था, और अभी 23rd में जो पेपर होने वाला है उसके भी फुल पेपर के सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी क्लास 12 के कॉमर्स स्ट्रीम के जितने भी पेपर है सभी का सॉल्यूशंस 23 वाला भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, और क्लास 10th के भी सभी पेपर्स के सॉल्यूशंस का वीडियो भी आपको M2 के साई पर मिल जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल M2 के साई फॉर सच टाइप ऑफ यूजफुल वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।